तो जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चे, वी आर स्टडिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। आज लास्ट डे रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा, तो लेट अस स्टार्ट दैट पार्ट विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम। तो ये है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया का लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या हुआ इस दौरान? जैसा आपने पीछे पढ़ा, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन लोगों ने कैसे इस मूवमेंट को देखा। और क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दिस मूवमेंट। तो उसमें हमने 5 सेक्शंस की बात की थी, जहां हमने रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, वुमेन्स की बात की थी, बिजनेस कम्युनिटी की बात की थी और कुछ वर्कर्स की बात की थी। आज है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। बोलते not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. For long, the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. बोलते हैं कि उस दौरान कुछ ऐसे सेक्शंस भी थे जो अभी भी पूरे तरीके से इस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ पाए थे। इसके कई सारे रीजन थे। वन ऑफ द रीजन वाज उनको अनटचेबल्स कहते थे, जो आपको अभी दलित के बारे में यहाँ हरिजन्स यहाँ पे लिखा हुआ है। वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स। ये डिप्रेस थे और दलित कहते थे इनको। इनको कांग्रेस भी ये बोलते थे कि कांग्रेस ने भी हमारे जो पॉइंट्स है उनको इग्नोर किया। व्हाई वाज कांग्रेस डूइंग दैट? व्हाई वाज कांग्रेस डूइंग दैट? बिकॉज इनको डर था कि कांग्रेस लीडर्स को डर था कि हम उन लोगों को हर्ट ना कर दे। किन लोगों को? हाई कास्ट हिंदूज को, जिनको सो कॉल्ड यहाँ पे सनातनीज बताया गया। अब ये लोगों का इनके साथ क्या दुश्मनी थी? ये जो हाई कास्ट हिंदूज थे, सो कॉल्ड ब्राह्मण्स थे, ये इनको ऑफेंड करते थे, दलित्स को, इनको दबाते थे और इनको बोलते थे कि तुम अछूत हो। अब जब ऐसा हुआ, महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। यहाँ पे पहले देख लीजिए महात्मा गांधी के बारे में क्या लिखा है। महात्मा गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबल वाज नॉट एलिमिनेटेड। वुड नॉट कम फॉर 100 years। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। बोलते हैं महात्मा गांधी जी ने बोला कि स्वराज तब तक मिलना मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा जब तक हम इनको इग्नोर करते रहेंगे। और इन्होंने अनटचेबल्स इस कम्युनिटी को बोला क्या? हरिजन। हरि मतलब भगवान, हरि भगवान का नाम है, और जन मतलब उनके लोग, उनके बच्चे, या जिसको इंग्लिश में लिखा है चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। Organized satyagraha to secure them entry into temples, access to public wells, tank roads and schools। गांधी जी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई, इवन कुछ मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट्स भी शुरू की। क्यों? ताकि इनको मंदिर में आने का प्रवेश मिले। पब्लिक वेल्स यानी कि कुएं तक को इनको पानी पीना भी अलाउड नहीं था। गांधी जी ने बोला इनको सब कुछ अलाउड करो, स्कूल में जाना, सड़कों पे चलना। इनकी इनका जो वजूद था बहुत कम रखा गया था ब्राह्मण्स के द्वारा, जो कट्टर ब्राह्मण थे, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण थे। वो हालांकि वो ब्राह्मण के नाम पे दब्बे थे। और यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, अगर ये वॉशरूम टॉयलेट साफ करते हैं तो मैं भी करूंगा। तो गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ करना शुरू किया। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ बंगी। उन्होंने बोला कि इनको बंगी के नाम से जाना है। बोलते हैं कि इनका काम ऐसा नहीं कि गलत है, कोई काम बच्चों छोटा बड़ा नहीं होता है। ये हमारे हिंदुस्तान में अभी ये धारणा चलती है पिछले कुछ 400-500 साल से कि छोटा काम बड़ा काम। असल में कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। किसी की तनख्वाह कम हो सकती है, किसी की तनख्वाह ज्यादा हो सकती है, बट कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। और जो छोटा काम जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो नाली साफ करना हो, कचरा उठाना हो, झाड़ू लगाना हो, अगर ये सब कोई करेगा नहीं तो किसको करना पड़ेगा? किसी न किसी को तो मुहिम शुरू करनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। इसलिए जो ये काम करते हैं, जिसको हम छोटा कहते हैं, जो कि छोटा है नहीं, उन लोगों की रिस्पेक्ट ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है। एक बच्चा बोलता है माँ को, माँ कचरा वाला आ गया, तो जो भी कचरा है अंदर से वो बाहर निकाल दीजिए। तो उसकी माँ बोलती, बच्चे वो तो सफाई वाला है, कचरे वाले तो हम हैं, क्योंकि कचरा तो हम दे रहे हैं उनको। वो तो साफ करने के लिए आया, वो तो हमारा घर साफ करने के लिए आया। सो वी शुड बी रेस्पेक्टिंग देम। तो गांधी जी ने भी यही धारणा लोगों में डालने की प्रयास की। और इन्होंने बोला एंड persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability। उन्होंने बोला कि जो आप ये छुआछूत की बीमारी आपको लगी है इसको छोड़ दो। लेकिन बट many दलित लीडर्स वर keen on different political situation to the problems of community। लेकिन कुछ दलित लीडर्स अभी भी अपनी बातों पे अड़िग थे।
दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, वो खुद से मिलते थे, डिमांडिंग रिजर्व सीट्स, वो खुद के लिए अपने रिजर्व सीट्स चाहते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि सेपरेट इलेक्शंस के लिए भी ये सीट्स चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटी, ये बोलते थे कि अगर हम जब तक हमारा पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक हमारी बातों को आगे नहीं रखा जाएगा। गलत भी नहीं थे। दलित पार्टी, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी गाइस, बहुत ज्यादा। अगर आप हिस्ट्री के डीप नॉलेज को अटेंड करोगे देन यू विल गेट टू नो इनको कितना कुछ, इनको सड़कों पे मारा जाता था, इनको कहीं बिठाया नहीं जाता था, इनकी बेटियों के साथ, माओ के साथ, औरतों के साथ जो भी होती थी, रेप्स होते थे। और कोई इनकी आवाज, अब जब ये इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे तो कोई नहीं सुनता था, वो चाहे गांव का सरपंच पंच हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, इनको बहुत फेस करना पड़ा, और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, कई कई सालों तक। बोला कि दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस वाज देयरफॉर लिमिटेड, इसलिए ये लोग ना कांग्रेस के साथ चलना चाहते थे और ना ही कांग्रेस इनका कुछ ज्यादा ध्यान रख रही थी उस समय। महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। इसलिए इनके लिमिटेशंस थी, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रांग। इनकी आवाज उठाने के लिए आते हैं, इन्हीं में से एक बहुत बड़े नाम जो निखर के आते हैं, जिन्होंने इनके लिए और हमारे देश के लिए काफी कुछ किया, जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया द दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनकी महात्मा गांधी के साथ कई जगहों पे मनमुटाव हुई, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हम अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट रखे, यानी कि सेपरेट इलेक्शन सीट्स रखे इलेक्ट्रेट असेंबलीज में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, जो ये डिमांड करना चाहते थे महात्मा गांधी, ये नहीं चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इनको अलग से सीट्स मिले। हाँ, तो वहां से बी आर अम्बेडकर बोलते थे जब तक ये पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं होगी तब तक इनकी कोई नहीं सुनेगा। वो भी अपनी जगह सही थे, महात्मा गांधी भी अपनी जगह सही थे। महात्मा गांधी बोलते थे कि अगर हमने देश का बंटवारा कर दिया, हमने माना गलत है, लेकिन अगर हमने देश का बंटवारा कर दिया तो अभी ये अपनी डिमांड कर रहे हैं तो कल को कोई और करेगा। दूसरे एंड पे बी आर अम्बेडकर बोल रहे थे कि लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग हुए हैं। व्हेन द गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीव्ड अम्बेडकर डिमांड, गांधी बिगेन टू फास्ट एंड डू। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ कम चालाक नहीं थी, इन्होंने बोला कि यहाँ पे अलग अलग डिमांड्स रखी हुई है, गांधी जी की अलग डिमांड है, अम्बेडकर की अलग डिमांड है, तो इन्होंने बोला कि अम्बेडकर की डिमांड को हम ध्यान में रखेंगे, समझेंगे। जब गांधी जी ने सुना कि अंग्रेज इनकी बातों को शायद मान जाए, तो उन गांधी जी ने क्या किया, फास्ट एंड टू डेथ, जब तक मेरी, मतलब वही होता है ना अनशन जिसको बोलते हैं, जब तक मेरा डेथ ना हो तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। वो यही जो अभी हमने पढ़ा। अंबेडकर अल्टीमेटली, फिर गांधी जी ने जब ऐसा किया तो गांधी जी काफी जिद्दी थे। तो जब बी आर अम्बेडकर को पता चला कि गांधी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो वो उनसे मिलने चले गए, क्योंकि बी आर अम्बेडकर पे भी काफी प्रेशर हो चुका था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि महात्मा गांधी ऐसे पीक टाइम पे छोड़ के चले जाए, यानी कि उनकी डेथ हो जाए। तो बी आर अम्बेडकर के ऊपर काफी प्रेशर आ चुका था कि अगर मैंने, मेरी वजह से कुछ ना कुछ हो गया महात्मा गांधी को, तो मुझे तो लोग कच्चा खचवा देंगे, क्योंकि महात्मा गांधी की स्टिल बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, बहुत ज्यादा लोग उनको फॉलो करते थे, इंस्टाग्राम में नहीं, अपने जीवन में। तो ये देखकर अंबेडकर अल्टीमेटली महात्मा गांधी की बात पे राजी हुए, ऐसे गुस्से से राजी हो गए, और लास्ट में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, पूना पैक्ट जिसको कहते हैं, पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। इसमें क्या हुआ, इसमें जो डिप्रेस क्लास थे, जिनको बाद में अब शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनको रिजर्व सीट्स मिली प्रोविजनल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, यानी कि जो असेंबलीज है वहां पे उनको कुछ अपना रोल देखने को मिला। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, यानी कि इनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व तो रखी गई, लेकिन जैसे जनरल इलेक्शन होता है वैसे ही होगा। ये ऐसा नहीं कि इनके लिए अलग से कोई इलेक्शन रखने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप बच्चे? प्लीज मुझे चैटिंग सेशन में बता दीजिएगा मेरी बात आप तक पहुंच रही है, समझ में आ भी रहा है, या मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक बिट बाय बिट जो जो आपकी बुक पे है अभी तक वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ। The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement। बोलते हैं कि ये अभी तक जो दलित की सिचुएशन थी कुछ खास ठीक नहीं हुई थी, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीजों को ठीक होने में टाइम लगता है। फिर आगे बात हो रही है, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर आल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पांस। जैसे गांधी जी ने बोला था कि अभी इन लोगों की बात सुन रहे हैं, कल को किसी और की सुननी पड़ेगी, तो वैसा ही कुछ हुआ। क्या हुआ,
जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी कुछ डिमांड करने लगी। आपकी बुक पे पता नहीं कितना दिया है, चलो अभी हम देखते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिएनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। बोलते जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट डाउन हो गया, जिन पीछे हमने पढ़ा था बच्चों, जो नए स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको आई विल रिक्वेस्ट कि you have to request me by messaging. I will share the lecture with you all and आप उन सबको go through कर लीजिएगा। You will be able to understand अभी किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम। जो हमने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट पढ़ा, ये एक ऐसा मूवमेंट था जो गांधी जी और अली ब्रदर्स ने शुरू किया था, जहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फेड आउट हुआ। जो अब बताया जा रहा है यहाँ पे, कुछ मुस्लिम्स को लगा कि वो कांग्रेस से एलिनेट हो रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। From mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups. बोलते हैं कि 1920 के बाद कांग्रेस जो था वो ज्यादा कनेक्ट किससे होने लगा, हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स के साथ, हिंदू महासभा के साथ। तो इसमें मुस्लिम लोगों को थोड़ा सा लगा कि शायद हमें इग्नोर कर रहे हैं। इस वजह से इस दौरान हिंदू और मुस्लिम की जो आपस में रिलेशन था वो टेंशन में था, वह थोड़ा सा खराब थी। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन, दोनों अपने अपने प्रोसेशन यानी कि अपना अपना रैलीज निकालते थे। प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स इन वेरियस सिटीज, इसमें काफी वो भी होता था, डर होता था कि कहीं लड़ाई वड़ाई क्लैशेस ना हो जाए। एवरी राइट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी, और जितने भी दंगे फसाद होते थे, जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, उसके बाद उनको ये मतलब डिस्टेंस होने लगा, इन दोनों के बीच में दरार आने लगी। इसके बाद कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। इन्होंने सोचा कि हमें एक अलायंस यानी कि एक कुछ समझौता करना चाहिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग उस वक्त जिन्ना साहब संभालते थे, और कांग्रेस तो अलग अलग लीडर, जिसमें प्रोमिनेंट लीडर्स मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब थे। एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फॉर्ज। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हम बोलते हैं कि ये तब तक ठीक नहीं होता जब तक रिप्रेजेंटेशन की बात, यानी कि मुस्लिम्स को भी अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका ना मिलता। वो भी चाहते थे कि एक हमें अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, ठीक है, जिसको बाद में हिंदू महासभा ने रिजेक्ट कर दिया। सुनिए अभी आगे क्या होता है। जो अभी हमने नाम पढ़ा, मोहम्मद अली जिन्ना, जो इंपॉर्टेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन central assembly and representation in proportion to population in the muslim dominated provinces। जिन्ना ने बड़ी अजीबो, am I not audible? मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्या? I know some network issues are here right now, but still, if I'm not audible, just let me know, please. Okay. So, anyways, if it is okay with one student, it means it should be okay with every student. तो अभी मैं वापस बताता हूँ क्या हुआ। मोहम्मद अली जो मुस्लिम लीग के वन ऑफ द एक प्रोमिनेंट लीडर थे, तो इन्होंने डिमांड की, इन्होंने बोला कि हम जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी कि सेपरेट इलेक्शन मुस्लिम के होने चाहिए, वो डिमांड मैं तब छोड़ूंगा अगर मुस्लिम्स को भी रिजर्व सीट्स दे दी जाए सेंट्रल असेंबली में। सेंट्रल असेंबली यानी कि जो आप मान लीजिए अभी की जो लोकसभा वगैरह हो गई, और अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिलना चाहिए पॉपुलेशन के अनुसार, जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग यानी जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, जैसे कि उस टाइम पे बंगाल और पंजाब लिखा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया? Negotiations over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue of at all parties conference in 1928 dissipated when M.R. Joyer of Hindu। यहाँ पे सिंपल याद रखना, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि जब ये बात उठाई गई, जो हिंदू महासभा के लीडर थे, ये नाम पूछा नहीं जाएगा बट याद रखने में क्या जाता है, M.R. जायकर, इन्होंने अपोज किया इन डिमांड्स को। और गांधी जी भी इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं रखते थे कि सबको अपने अपने रिप्रेजेंटेशंस मिले, सब लोग अलग अलग हो जाएं। लेकिन आगे क्या हुआ? When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities। Civil disobedience movement के दौरान हिंदू मुस्लिम्स में थोड़ा थोड़ा मनमुटाव देखने को मिला था। Alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to the call for united struggle। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India। They feared that the culture and identity of minority would be submerged under the domination of Hindu majority। कुछ मुस्लिम लीडर्स नहीं, बहुत सारे मुस्लिम लीडर यहाँ पे, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को ये डर था कि ये जो देश है हिंदू मेजोरिटी है, और ये डोमिनेट करने लग जाएगा माइनॉरिटी को, मुस्लिम लीडर्स को। वो ये बात भूल चुके थे
कि ऐसा अगर होता तो पहले से ऐसा करते आ रहे थे, अभी तक नहीं हो रहा था तो अब क्यों होते। बट सबके अपने अपने विचारधारा थी, वो भी अपने लोगों को लेके कंसर्न थे, वो भी अपने एंड से गलत नहीं थे, लेकिन एक तरीका था गलत, एक सही चीज और गलत चीज को सामने रखने का। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक जिद पकड़ के रखी थी कि अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए, अलग ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि पीछे हमने देखा दलित्स को भी कुछ हद तक हक दे दिए गए थे। तो ये सारी चीजें इस पे करना चाहते थे। अब जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कहाँ गया क्वेश्चन सर, हाउ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सेप्टेड, इनकी बात कर रहे हैं ना आप बच्चे। यस, सेपरेट इलेक्टोरेट्स पूना पैक्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, इनको इनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं असेंबलीज में, काउंसिल जो यहाँ पे लिखा गया है काउंसिल्स में, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ओके, एक और क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, sir, when Ambedkar put forward the demand of electorate, it was opposed but was accepted. Why wasn't the same with Muslim? Because both Muslims and Dalits were described from equally were despised equally. Okay, तो नहीं, एक्चुअली क्या था कि दलित्स के साथ ज्यादा जाति हुई थी, मुस्लिम्स के साथ जाति नहीं हुई थी। दंगे फसाद हिंदूज के को भी फेस करने पड़ते थे, मुस्लिम्स को भी फेस करने पड़ते थे। दलित्स को विद इन द रिलीजन उनको हर्ट था। तो ऑल दो मुस्लिम्स के लिए अलग सेपरेट इलेक्शंस या इलेक्टोरेट रखना, अगर वो माइनॉरिटी में है, ये बात उठा रहे हैं, तो माइनॉरिटी में और भी हिंदुस्तान में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स हैं। सब कोई रिलीजन जो आपको बाहर देखने को मिलेगा वो हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगा। माइनॉरिटी में मुस्लिम से ज्यादा तो अभी आप देख लीजिए जैन्स माइनॉरिटी में है, आप सिक्स को ले लीजिए, सिक्स माइनॉरिटी में। तो दंगे फसाद हो रहे थे नो डाउट, बट उसको एक सॉल्व करने का सेपरेट इलेक्टोरेट रखना, डिमांड रखना वाज नॉट ए गुड ऑप्शन, क्योंकि ऐसे सेपरेट 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 करते रहे तो सही नहीं चलेगा। यहाँ पे वही लिखा है, सर आई एम आस्किंग इफ दे कुड गिव दलित रिजर्वेशन, व्हाई नॉट गिव टू द मुस्लिम्स। वही बच्चे मैं भी बता रहा हूँ, सेपरेट इलेक्शन रिजर्वेशन की बात अगर हम लेके चले तो इट वाज नॉट प्रॉपर टू गिव रिजर्वेशन टू द एवरी सब कैटेगरी और कैटेगरी ऑफ वेयर एवर दे आर लिविंग, बिकॉज अगर ऐसा करते रहे तो सही नहीं रहेगा। हाँ, रिलैक्सेशन होती है पर स्टेट, पर नेशन की बात करें, अगर नेशन वाइज सबको देंगे, डिप्रेस्ड में वो लोग आते हैं जिनके साथ में जाती हुई है। दंगे फसाद हमारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, कौन से ऐसे देश के कोने में दंगे फसाद नहीं हुए हैं या रिलीजन बेस्ड लड़ाई या नहीं हुई है। तो सबको अलग अलग तरीके से देना विल नॉट बी ए प्रॉपर डिसीजन नेशन वाइड। हाँ, स्टेट वाइज उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना, स्टेट वाइज उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना, ये हर स्टेट का फर्ज बनता है और सबने किया। अगर हम गुजरात के दंगे फसादों की बात करें तो आफ्टर दैट दे अलाउड इट, या हम जेएंडके की बात लेते हैं, दूर क्यों जाना, यहाँ पे जब हिंदू मुस्लिम हुआ, जब कश्मीर से पंडित्स को भगा दिया गया, निकाल दिया गया, उसके बाद दे गेव द सम रिलैक्सेशन टू देम। तो कुछ हद तक रिलैक्सेशन उन लोगों के साथ जो प्रभावित है देना चाहिए, बट सब कैटेगरीज जो अपनी डिमांड करते रहेंगे तो नहीं होना चाहिए ऐसा। आई बिलीव सो एंड यू शुड बी हैविंग द अदर थॉट एज वेल। आपको कुछ होगा तो प्लीज लेट मी नो, वी विल डिस्कस ऑन दैट ओपनली। ओके, क्योंकि क्या होता है देखो, अब अगर सब लोग डिमांड करने लगे ना तो क्या होगा कि देश बढ़ जाएगा। सब लोग, गांधी जी भी यही मानते थे और कुछ हद तक बढ़ा भी। अभी अब देखो उस टाइम पे अगर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन कोटा दे दिया गया या कुछ बहुत सारे रिलैक्सेशन दे दिए गए, उसका अभी गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। तो सब चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, तो उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। जिन लोगों को ये रिक्वायरमेंट नहीं है वो लोग भी इसके मजे ले रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो लोगों तक वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं होती जहां तक सच में होनी चाहिए थी। ओके, ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इसका लास्ट सेक्शन है। ये जो हमने लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा, उसमें हमने दलित्स का और मुस्लिम्स की दो कैटेगरीज पढ़ी। उसके बाद जो ये सेक्शन आता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें कुछ आपने डाउटफुल नहीं पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और इससे पहले मैं आप ये देख लो, आप ये लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आपके क्लैरिफाई हो जाए डाउट। अगर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। द नंबर इज इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। तो आपको कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड या किसी इस चैप्टर से रिलेटेड, मुझसे पूछिएगा, बिकॉज हमारा काम है डाउट क्लियर करना, आपका काम है डाउट
को क्लैरिफाई करवाना, आपने पूछना है, ठीक है। ओके, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसको यहाँ से कवर कर लेते हैं बिकॉज बुक में इतना कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी। बोलते हैं कि नेशनलिज्म तब जागृत होती है जब क्या होता है, यूनिटी सब में जागृत की जाए, जब उन सबको बांध लिया जाए कि हम सब एक हैं। द यूनाइटेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हेल्प इन बिल्डिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बोलते हैं कि लोगों को एक साथ जोड़ने में ये स्ट्रगल आजादी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसने एक बहुत भाईचारे को भी बढ़ाया। एडिशनली अ वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस आल्सो कैप्चर्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। बोलते हैं कि वैरायटी ऑफ कल्चर जो हमारे यहाँ पे थे उसने नेशनलिज्म को और ज्यादा मोटिवेट किया, इंस्पायर्ड किया। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज इन ए फिगर और इमेज। बोलते हैं कि देश की आइडेंटिटी एक फिगर में, एक इमेज में व्यक्त की जाती है जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं। इसलिए उस टाइम पे भारत माता का एक इमेज पिक्चराइज किया गया जो मदरलैंड को दर्शाता था। जैसे अगर आप नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ोगे उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, वहां पे भी, उधर भी, वहां पे भी ऐसे फिगर्स को व्यक्त किया आर्टिस्ट ने, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट मोर इजिली टू सम इमेज और टू सम फिगर। ओके, और उसी दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1917 में वंदे मातरम, एक बहुत बड़ा और सुंदर गीत जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, वो लिखा। ये सॉन्ग देश के अलग अलग कोने में गया, स्पेशली ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। डिफरेंट आर्टिस्ट प्रोजेक्टेड देयर ओन वर्जन ऑफ भारत माता। सब लोग अपने अपने वर्जन से भारत माता को या भारत माता से रिलेट करते थे, और ये अच्छी बात भी थी, कोई गलत बात नहीं थी। ये वंदे मातरम जो गीत आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। Many national leaders took help of folk tales to spread the the idea of nationalism. It was believed that the folk tales revealed the true picture of traditional culture. बोलते हैं कुछ कहानियों के द्वारा, कुछ गीत के द्वारा, फोक होता है जो कल्चर से रिलेटेड, आप जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, डोगरी गीत या कश्मीरी गीत या लद्दाखी गीत, लद्दाख अब चलो यूनियन टेरिटरी बन गया अलग, तो ये फोक के द्वारा, अपने कल्चर के द्वारा, अपने कल्चरल सॉन्ग्स के द्वारा लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया, लोकल। और ये स्पेशली उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो इलिटरेट क्लास हो, जो लोग खुद से पढ़ नहीं सकते, जो किताबें नहीं पढ़ सकते, जो अलग अलग चीजें नहीं पढ़ पाते, उन लोगों को गीत के द्वारा, कहानी के द्वारा, एक नाटक के द्वारा प्रभावित किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। नेशनल फ्लैग विच वी सी टुडे हैज इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस। बोलते हैं जो झंडे की बात करें, इसको भी काफी स्टेजेस के द्वारा गुजरना पड़ा, यानी कि अलग अलग स्टेजेस में होते हुए गुजरा है। अ ट्राई कलर red, green and yellow was used during the Swadeshi movement. There were 8 lotuses on it which depicted the 8 provinces of British India. उस दौरान ऐसा प्रकार का झंडा था। There was moon on the flag which represented Hindus and Muslims. Gandhiji had designed the Swaraj flag by 1921. It was a tricolor, red, green and white, and there was a spinning wheel in the center. तो ये उस दौरान, उसके बाद गांधी जी ने भी डिजाइन किया स्वराज फ्लैग बनाया। ये भी फ्लैग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फिर इस तरीके के झंडे थे, फिर कैसे कैसे इन सारे स्टेजेस से होते हुए फाइनली ये झंडा हमारा फाइनल हुआ, जो अब तिरंगा यानी कि सैफरॉन व्हाइट एंड ग्रीन, बीच में व्हील चक्र, अशोक चक्र, तो इससे नवाजा गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल निभाता है दो लोगों को जागरूक करने में। फिर many Indians felt that British had given a different interpretation of the Indian history. They felt that it was important to interpret the history from Indian perspective. They wanted to glorify the rich past of India so that Indians could feel proud of the history. अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की जो धारणा थी बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट की लोगों के सामने। उन्होंने हिंदुस्तान को गरीब देश बताया, हिंदुस्तान को ऐसा देश बताया कि जो निकम्मा है, जहाँ के लोग सिर्फ सांप की जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बीन पकड़ के घूम रहे होते हैं, ऐसा देश बताया गया। बट ऐसी सच्चाई तो थी नहीं, ये जस्ट अपने आप को आगे अपलिफ्ट करने के लिए था, और कुछ नहीं। ओके, तो इसी के साथ ये नेशनलिज्म इन इंडिया का जो टॉपिक है कवर हुआ। तो कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज डू आस्क मी। ओके, सी यू, बाय बाय।